नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं हिमांक में अवनमन। अब ये हिमांक में अवनमन क्या है, याद रखिए दोस्तों, न हम केवल रसायन पढ़ रहे हैं बल्कि हम इनका दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। हिमांक में अवनमन होता क्या है, मतलब जब कोई ऐसा पदार्थ विलायक या विलयन जिसको हम यूज करें और वो जो है 0 सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर पर बर्फ न बने, मतलब ठोस अवस्था में न परिवर्तन हो। तो क्या ऐसा संभव है? क्या आपने ऐसे कोई उदाहरण सुने हैं जो 0 सेंटीग्रेड में भी पानी बर्फ न बने? हमको तो पता है कि 0 सेंटीग्रेड से जैसे नीचे गए तो पानी क्या हो जाता है, ठोस बन जाता है, मतलब बर्फ बन जाता है। लेकिन ऐसा संभव है कि 0 सेंटीग्रेड से कम में भी पानी जो है लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, मतलब वो ठोस नहीं होता। जैसे गाड़ी के जो रेडिएटर होते हैं वहां पर जो पानी होता है ना, वह 0 से कम सेंटीग्रेड पर रहता है, तब भी वो लिक्विड रहता है। सोच के देखो ना, यदि वो बर्फ बनेगा तो रेडिएटर क्या हो जाएगा, फट जाएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का मतलब क्या है, हिम मतलब बर्फ बना, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है क्या है, पहले 0 सेंटीग्रेड है पानी के लिए, उदाहरण के लिए अगर समझे तो, लेकिन जब हम उसमें कोई ऐसे पदार्थ मिला दें जिनसे उनका फ्रीजिंग पॉइंट जो है हिमांक में जो अवनमन हो जाए, है ना, मतलब पहले 0 में बर्फ बनता था, अब 0 से कम में बर्फ बनेगा, तब हम कहेंगे उसके हिमांक में क्या हो गया है, अवनमन हो गया है। तो आइए इनको हमें ग्राफ के माध्यम से समझते हैं जो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यहां ग्राफ खींचते हैं, आपको केवल ग्राफ को समझना है। यदि ग्राफ समझ आ गया, ध्यान से देखिएगा, आपको आसानी से समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा। तो हमको क्या करना है, यहां पर क्या लिखते हैं ऊपर में, ये तो पता है, ऊपर में हम वाष्प दाब को लिखते हैं ऐसे ऊपर की ओर, ये हो जाएगा वाष्प दाब। मतलब जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वाष्प दाब में वृद्धि होती है और इधर जब जाते हैं तो किस में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें दो चीज लेना है, विलायक और विलयन। तो द्रव की 3 अवस्थाएं के बारे में पढ़े, जैसे विलायक है तो विलायक जो है इस जगह किस अवस्था में रहेगा, ये द्रव अवस्था में रहेगा, है ना। तो द्रव अवस्था से हमको ठोस अवस्था में लाना है। तो ये देखो, यहां से वो ठोस बनना प्रारंभ करता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। यहां से वो बर्फ बनना प्रारंभ करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी, विलायक की, ठीक है। ये शुद्ध विलायक है, तो ये उसका द्रव अवस्था में है। जब ये 0 सेंटीग्रेड पर आएगा यहां पर, तब वो क्या करेगा, ठोस बनना प्रारंभ करेगा। मतलब ये वाला पॉइंट को हमको ध्यान देना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लेंगे ये। तो ये देखो, यहां पर वो क्या है, द्रव अवस्था में है। इनको ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प बनेगा। तो हमको द्रव अवस्था से किस अवस्था में आया, ठोस अवस्था, इसको ध्यान देना है। तो यहां से ये क्या बनता है, ये जो है द्रव है, विलायक जो किस अवस्था में आता है, ठोस अवस्था में आता है। अब देखिए, ये विलायक है तो इसके नीचे में विलयन होगा। ध्यान दीजिएगा, विलयन का ग्राफ यहां पर खींचते हैं, ये देखो। अब ये तो यहां से ठोस बनना प्रारंभ किया, लेकिन ये जो है विलयन जो है यहां से ठोस बनना प्रारंभ करता है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट। अब हमको क्या समझ आया, इसका मतलब यह है, यहां पर जो दिख रहा है गैप, ये वाला, ठीक है। तो मतलब विलायक जो है इतने टेम्परेचर पर क्या बन जा रहा है, ठोस बन जा रहा है, मतलब बर्फ बन जा रहा है। जबकि वही विलयन इस टेम्परेचर पर, यहां पर देखो, क्या ये ठोस बना है, नहीं बना है। अभी इस टेम्परेचर पर ये ठोस नहीं बनता है। ये वाला ग्राफ जब इस बिंदु पर आएगा, तब ये देखो, ये ठोस अवस्था में है ना, तो इस बिंदु को जब टच करेगा तो यहां से आने के बाद वो ठोस बनना प्रारंभ करता है। मतलब इधर जब जाएगा, ये पॉइंट जब इधर जाएगा तब वो बर्फ बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि जिस टेम्परेचर पर विलायक जो है ठोस बनता है, शुद्ध विलायक, उसी टेम्परेचर पर विलयन जो है ठोस नहीं बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। और चूंकि ये शुद्ध विलायक के लिए है तो ताप तो होगा, इसको फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ शब्द का प्रयोग करते हैं, और शुद्ध विलायक के लिए इसमें क्या करते हैं, 0 लगाते हैं।
अब ये किसके लिए है? ये विलयन के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा? TF। समझ आ गया? ये केवल विलयन की फ्रीजिंग पॉइंट है और ये किसके लिए है? शुद्ध विलायक के लिए। तो दोनों के बीच कितना अंतर आया? अब देखिए हम यहां पे लिखते हैं, ये हो जाएगा डेल टी, और चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट निकाल रहे हैं हिमांक में होना में, इसलिए एफ शब्द का प्रयोग करेंगे। एफ मतलब फ्रीजिंग, बराबर इस टेम्परेचर का मान अधिक है ना, ये देख लो, क्योंकि यहां लिखा ना, यहां जाने से क्या होता है? ताप का मान बढ़ता है, तो ये ताप अधिक है और ये ताप क्या है? कम है। तो इसका मान यहां पे लिखाएगा टी एफ, ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए एफ है, और 0 माइनस यहां पे क्या आ जाएगा? टी, ये वाला, और ये एफ। तो ये जो सूत्र है वही क्या कहलाता है? हिमांक में अवनमन कहलाता है। याद रहेगा? अब आप इनके ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको डी, और ये इसको दे देते हैं ई। ठीक है, अब बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाएगा? बी जो बिंदु दिख रहा है, ये बी बिंदु कौन सा बिंदु है? जहां पर ये इधर क्या है? द्रव है, और इधर क्या है? ये द्रव है, याद रखिएगा। इधर क्या है? द्रव है, और इधर क्या है? ठोस अवस्था है। मतलब बिंदु बी पर उनका जो क्या है? वाष्प दाब है ना, वो क्या रहेगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तभी तो यहां से इधर जाएंगे तो वो लिक्विड बनेगा, और इधर आएंगे तो क्या होगा? ठोस होगा। मतलब यहां पर उसका वायुमंडलीय दाब बराबर है। लेकिन क्या इसी पॉइंट पर विलयन का वाष्प दाब यहां पर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा है? इनका जो वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो पा रहा है, वो यहां पे हो रहा है। कुल मिला के जिस बिंदु पर कौन विलायक जो है ठोस बनता है, उसी बिंदु पर विलयन जो है ठोस नहीं बनता, वो यहां पे बनता है। तो इसके हिमांक में कितनी की कमी आ गई? मतलब वो कितना कम हो गया? कितना उसका टेम्परेचर कितना कम होगा? तो इतना कम होगा। मतलब यहां से यहां तक उसको मैंने यहां पे लिख रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमांक में क्या हो गया? कमी हो गया। अब ग्राफ के बारे में पूछा जाता है, तो ग्राफ के बारे में क्या लिखेंगे? याद रखिएगा, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से हमेशा क्या होगा? इसमें भी अधिक ही होता है। दूसरा क्या लिखते हैं? शुद्ध विलायक का जो वक्र होता है, ए बी वक्र जो है ना, और बीसी वक्र है, वो हमेशा विलयन के वाष्प दाब कौन सा? डीई वक्र से हमेशा ऊपर होता है। ध्यान दीजिएगा, बीसी वक्र कौन सा है? शुद्ध विलायक का ठोस अवस्था है, जबकि विलयन का ठोस अवस्था कहां से प्रारंभ होता है? सी ई से प्रारंभ होता है। इस प्रकार हमने देखा कि विलयन जो है क्या होता है? उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गई? कमी हो गई। इसे हम क्या बोलेंगे? हिमांक में अवनमन। और इसका दैनिक जीवन में बहुत आयत उपयोग होता है दोस्तों। तो आइए इनके बारे में हम एक सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। आणविक द्रव्यमान की गणना, जैसे हमने क्वथनांक में उन्नयन के लिए सूत्र निकाला था, वैसे ही हम हिमांक में अवनमन के लिए आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे। आइए करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो वक्र होता है वो विलयन का होता है ना। विलयन का कौन सा अवस्था में है? ये द्रव अवस्था में है। लेकिन यहां से जब प्रारंभ होता है वो किसका है? ये विलयन का ठोस अवस्था, विलयन का है, विलयन का ठोस अवस्था यहां से प्रारंभ होता है। मतलब सीई जो वक्र है यहां से बराबर बनता है, जबकि हमने देखा था विलायक जो है पीई वक्र जो है उनका ठोस अवस्था है। ठीक है, तो आइए अब हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं इनसे संबंधित, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए उन सूत्रों को हम व्युत्पन्न करना सीखते हैं। देखते हैं इनके सूत्र। तो हमने ये सूत्र तो निकाल ही लिया था, डेल टी एफ बराबर टी एफ 0 माइनस टी। ठीक है, टी एफ ये क्या कहलाता है? यही जो है क्या है? हिमांक में अवनमन होता है। तो प्रयोगों के आधार पर इसमें भी एक सूत्र निकाला गया था। प्रयोगों के आधार पर ये कैसे निकाला गया था? ये जो मान होता है, ध्यान दीजिएगा, डेल टी एफ जो होता है ये समानुपाती होता है मोलरता के, है ना। मोलरता भाई याद रखिएगा, जहां है ना, जहां एम क्या है? ये होता है मोलरता। ठीक है, इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनका लिंक डाल रखा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? कोई कांस्टेंट लगाते हैं। जैसे पिछले वीडियो में भी हमने ऐसा किया था,
जब क्वथनांक में उन्नयन निकाल रहे थे। तो इस देखो ये हो जाएगा डेल टी एफ ही होगा, यहां पे बराबर लगाएंगे और यहां पर एम तो है, यहां पर लिखेंगे के, उसमें जब हम बॉइलिंग पॉइंट के लिए निकाले तो बी लिखे थे, और जब हम किसके लिए निकाल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या लिखेंगे एफ लिखेंगे, और ये हो जाएगा एम। इसको हम बोलते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। जहां ये के एफ है वो नया शब्द आया, इसको क्या बोलते हैं जी, के एफ को ये कहलाता है, उसमें क्या बोले थे हमने, उसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो इसमें क्या है देखो अवनमन है, तो ये क्या हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। दोस्तों इनको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सब लिखा होता है। जैसे अवनमन के लिए है तो ये एम है ना, तो एम से संबंधित है तो मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। अब इसका मान रखिए मोललता का है ना, तो एम का मान, तो एम बराबर हमने पढ़ रखा था एन बी बटा डब्ल्यू ए, और गुणित यदि ये लीटर के लिए निकाले तो लीटर लिख देते हैं, और यदि हम इसको क्या लिखें मिलीलीटर के लिए तो 1000 से क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं। ये मोललता का सूत्र है ना, मोललता आपने पढ़ा था। तो एन बी क्या है जी, अब यहां पर जहां एन बी ये होता है मोलों की संख्या, अभी किसके लिए मोलों की संख्या ये बताओ, किसके लिए है, विलेय पदार्थ के लिए है ना। हमने बताया था बी के लिए जब हम यूज करते हैं इस पार्ट में पूरा तो विलेय के लिए करते हैं, तो ये विलेय के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से पढ़ाया है जब मैं मोल प्रभाज पढ़ा रहा था। तो देखिए इसमें यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पर हो जाता है डब्ल्यू बी बटा एम बी, जहां डब्ल्यू बी क्या होता है विलेय पदार्थ का भार होता है जिसको हम लोग तौलते हैं, और एम बी क्या होता है उसका अनुभार होता है। तो इस मान को आप इस समीकरण में रख दीजिएगा, तो यहां पर एम का मान कितना आ जाएगा, एम बराबर ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटा एम बी और गुणित डब्ल्यू ए, और ये गुणित 1000 है ना। यहां पे मान रखें देखो एन बी का मान, यहां पे एन बी लिखा है तो एन बी के मान को यहां रख दिए, तो ये जो प्राप्त हुआ ठीक है। अब यहां से देखो इसको, इस मान को, ये जो एम का मान है उसको हम किस में रख देंगे, ये समीकरण नंबर जो 1 दिख रहा है ना, देखो इसमें एम है ना, तो समीकरण नंबर 1 में एम का मान यहां से उठा के लाएंगे, ठीक है। मैं यहां पे ऊपर में लिखता हूं, ये देखिए मैं ऊपर में लिख रहा हूं उसको, ये इसको है ना, तो ये हो जाएगा डेल टी एफ बराबर के एफ तो है ही, अब एम के पूरे मान को रख दो, तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे ये देखो एम बी गुणित डब्ल्यू ए और गुना 1000। मान किसका निकालना है ये तो पता है, एम बी का मान निकालना है, आणविक द्रव्यमान यही होता है ना विलेय पदार्थ का। तो एम बी को इधर ले आएंगे और इसको इधर, ये हर में है, इधर आके अंश में हो जाएगा, और चूंकि अंश में तो इधर आके हर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बी बराबर कितना हो जाएगा, कि एफ ऊपर में है, जो जो ऊपर में उसको ऊपर में ही रखो। अब ये ऊपर में था तो नीचे आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा डेल टी एफ गुणित डब्ल्यू ए और गुना 1000। दोस्तों ये वाला जो सूत्र है यही जो क्या कहलाता है, किसके लिए, हिमांक में अवनमन के लिए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है ना, और उसके हिमांक में अवनमन के बीच संबंध है। दोस्तों ये वाला सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से ही क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस सूत्र के माध्यम से बनता है। तो इस सूत्र को आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।